नमस्कार, मैं डॉक्टर BL धंदे, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम UGC नेट के बारे में सामान्य जानकारी देना चाहेंगे। UGC नेट क्या है और ये परीक्षाएं कब कब होती है, UGC नेट के लिए कौन पात्र माने जाते हैं, इसमें आयु सीमा क्या है और UGC नेट या JRF करने के क्या फ़ायदे हैं, तो इन बातों को लेकर हम सामान्य चर्चा करेंगे और फिर हम UGC नेट JRF के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य है उसकी बात करेंगे। तो आज ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो MA कर रहे हैं या जिन्होंने MA कर लिया है या नेट JRF की तैयारी में लगे हुए हैं। वे सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सामान्य जानकारी के साथ साथ नेट कैसे क्लियर कर सकते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा में अगर आप आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहला पायदान होगा UGC नेट करना या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना। अगर आपके सपने हैं कि हम हायर एजुकेशन में आकर के कुछ करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में आकर के हम शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, तो आपको UGC नेट करना होगा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा सेट उत्तीर्ण करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में यह वीडियो महत्वपूर्ण है। और UGC नेट के बाद में आप जो विश्वविद्यालयों की भर्तियां आती है या महाविद्यालय में सहायक आचार्य की भर्ती आती है, उसमें आप पात्र माने जाते हैं। और उसमें फिर अलग अलग मानदंड है। UGC का रेगुलेशन 2018 जिसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया, उस पर हम अलग से बात करेंगे। आज जो हमारा फोकस है वो UGC नेट JRF के संबंध में है। पहले इसको 3 पार्ट में हम लेंगे। पहले हम लेंगे UGC नेट JRF की सामान्य जानकारी और सेकंड पार्ट में हम लेंगे UGC नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जो अनिवार्य होता है उससे संबंधित बात करेंगे। और फिर हम थर्ड पार्ट में विषय की बात करें और विषय में हम हिंदी विषय की बात करेंगे कि हिंदी विषय से आप नेट JRF कैसे बने। तो इस तरह से आप इसको आराम से ध्यान से सुने। और आपके सामान्य जानकारी संबंधी बिंदु हमने बोर्ड पे लिखे हैं, आप चाहें तो उसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीधा UGC नेट JRF या सेट। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सेट से हमारा तात्पर्य है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राज्य स्तरीय जो पात्रता परीक्षा होती है उससे संबंधित है। और प्रायः नेट का जो पाठ्यक्रम होता है प्रायः राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में भी वही पाठ्यक्रम होता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में आयोजित होती है। लेकिन नेट JRF जो परीक्षा है वह साल में 2 बार आयोजित होती है। तो इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है, यानी अगर आप नेट उत्तीर्ण करते हैं तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में आप सहायक आचार्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताना चाहें कि UGC का रेगुलेशन जो 2018 में आया है उसमें यह अनिवार्य किया गया है कि 2021 के बाद में जो भी उच्च शिक्षा में शिक्षण कार्य में आना चाहेंगे सहायक आचार्य के रूप में, तो उनके लिए PhD अनिवार्य कर दी है। तो आप अगर नेट क्लियर है तो कई विश्वविद्यालयों में PhD के लिए जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें नेट या नेट JRF वालों को एग्जाम्प्ट रखा जाता है, यानी उनका एग्जाम लिया ही नहीं जाता, सीधा ही PhD में भी आपको प्रवेश मिल जाता है। तो आप ध्यान दें। तो इसमें हम बिंदुवार बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं UGC नेट JRF में पात्र कौन है। MA उत्तीर्ण या अध्ययनरत, यानी अगर आपने MA किया है या आप MA कर रहे हैं, MA में भी सेमेस्टर सिस्टम हो गए हैं, आप पहले सेमेस्टर में हैं या दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में हैं, लेकिन आप MA कर रहे हैं तो अपीयरिंग भी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान देना, MA उत्तीर्ण
या MA अपीयरिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें क्या क्या होना चाहिए? SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए MA में 50% जरूरी है, यानी आपके 50% है तो आप जो है नेट का आवेदन कर सकते हैं। अब आपके अपीयरिंग वालों के लिए परसेंटेज नहीं देखे जाते, अपीयरिंग वालों के लिए MA क्लियर होने पर 50% होने चाहिए। यानी ध्यान ये देना है कि UGC नेट के लिए SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 50% है और सामान्य वर्ग के लिए 55% है। तो पहली बात है कि नेट के लिए MA होना जरूरी है या MA में आप अध्ययनरत हो, लेकिन MA उत्तीर्ण होने पर आपके सामान्य वर्ग के लिए 55% और SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 50% जो है होने अनिवार्य है। अब आप कॉलेज एजुकेशन में जाते हैं या किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहां अलग है कि आपके MA में जो है OBC के लिए भी जो है 55% ही देखे जाते हैं, लेकिन UGC नेट के लिए ये मानदंड है कि SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर 50% और जनरल के लिए सामान्य वर्ग के लिए 55%। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। ध्यान देना, नेट के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आप 30 साल के हैं, 40 साल के, 50 साल के हैं, आप नेट में आवेदन कर सकते हैं, नेट उत्तीर्ण कर सकते हैं। लेकिन जो JRF है, जिसे हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, उसके लिए SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और साथ में सामान्य महिला के लिए 35 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। यानी SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और सामान्य वर्ग की महिला है तो 35 वर्ष से कम उम्र है तो आपको JRF भी मिल सकती है। तो यहां बीच में आपका नेट और JRF का भी क्लियर करते थे। नेट और JRF क्या है? देखिए, नेट आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, इसमें अगर आपका नेट क्लियर होता है तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में सहायक आचार्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इस परीक्षा में उच्च अंक आते हैं, यानी आप इसमें टॉपर रहते हैं, तो टॉप जो होते हैं उनको JRF भी दी जाती है UGC द्वारा, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी JRF अगर आपको मिलती है तो आपके लगभग पर मंथ 40-42 हजार जो है आपको फेलोशिप मिलती है और कम से कम आपके समय जो है 2 वर्ष का है। नए रेगुलेशन में 3 वर्ष भी कर दिया है और अधिकतम 5 वर्ष का समय है। और 5 वर्ष के बाद भी अगर आपका जो PhD का कार्य नहीं पूरा हो पाता है तो आप एक्सटेंशन भी 1 साल के लिए ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि 35 वर्ष से कम उम्र हो किनकी, SC ST OBC और सामान्य महिला की, तो आपको JRF मिलेगी। अगर इससे ऊपर अगर उम्र है तो आपको JRF नहीं मिलेगी। और सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष, सामान्य वर्ग के लिए JRF में जो है SC ST OBC सामान्य महिला के लिए 35 वर्ष और जनरल के लिए जो है आपके 30 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए तो आपको JRF मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है PhD करते हैं तो UGC आपको फेलोशिप देती है 5 साल तक के लिए और उसमें पर मंथ आपको 40-42 हजार के लगभग मिलते हैं। तो ये हायर एजुकेशन में आने के लिए सुनहरा मौका है। तो आप अगर हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं तो खाली नेट ही नहीं करें, बल्कि अपना सपना बड़ा रखें और JRF करें ताकि आपको फेलोशिप भी मिलती रहे, ताकि आप PhD जो है आराम से जो है कर सके। तो ये ध्यान देना है कि ऊपरी आयु सीमा जो है सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष है, SC ST OBC और सामान्य महिला के लिए 35 वर्ष है। अब बात करते हैं कि यह परीक्षा कब कब होती है। कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि UGC नेट परीक्षा कब होती है, फॉर्म कब आएंगे। तो इसका जो है पहले से ही तय होता है। यह परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है, एक होती है जून माह में, दूसरी होती है दिसंबर माह में। जून माह में जो परीक्षा होती है उसके लिए मार्च अप्रैल में आवेदन किए जाते हैं। जून माह में परीक्षा के लिए मार्च अप्रैल में आवेदन किए जाते हैं और जून में परीक्षा होती है और 2-3 महीने में उसका परिणाम आता है। और दिसंबर माह में जो परीक्षा होती है उसके लिए सितंबर अक्टूबर में आवेदन किए जाते हैं और दिसंबर के बाद में, परीक्षा के 2-3 महीने बाद में जो है उसका परिणाम आता है। तो ध्यान ये देना है
कि आप अगर हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं तो आपको नेट करना होगा। और वर्ष में आपके 2 परीक्षाएं होती है, जून दिसंबर में उसके लिए आवेदन जून के लिए मार्च अप्रैल में और दिसंबर के लिए सितंबर अक्टूबर में किए जाते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा पद्धति। परीक्षा पद्धति के बारे में जानकारी होना जरूरी है क्योंकि समय के साथ परिवर्तन आता रहता है। अब 2018 से जो है ये परीक्षा पैटर्न में जो है बदलाव आ गया। उससे पहले जो है सामान्य का एक प्रश्न पत्र होता था और विषय के 2 होते थे, एक में 50 प्रश्न, दूसरे में 75 प्रश्न होते थे। लेकिन वर्तमान में जो पैटर्न है, जो वर्तमान में यूजीसी नेट एग्जाम होता है, उसमें जो है एक ही परीक्षा होती है और 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ध्यान देना, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रश्न पत्र होता है सामान्य, यानी सभी के लिए कॉमन, चाहे वो किसी भी विषय का हो। सामान्य प्रश्न पत्र होता है, वो होता है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से संबंधित। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से संबंधित इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम की हम इसके बाद में विस्तार से बात करते हैं। तो शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति में कुल 10 यूनिट होती है और 10 यूनिट से आपके जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 अंक की ये परीक्षा होती है। ध्यान देना, परीक्षा बहुविकल्पात्मक होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। परीक्षा ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन मोड में नहीं होती है। तो ध्यान ये देना है कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो सामान्य होता है, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से संबंधित। उसमें आपको जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 अंकों का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन परीक्षा का मोड कैसा है, ऑनलाइन मोड है। और सेकंड पेपर जो होता है आपका, वो होता है विषय का। आप जिस विषय से एमए हैं या जिस विषय के आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उस विषय से आपको जो है पेपर देना होगा। सेकंड पेपर में आपके जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में 10 यूनिट है और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 200 अंकों का होता है। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ध्यान ये देना है कि इससे पहले जो पैटर्न था उसमें सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, एक में 50 प्रश्न, एक में 75 प्रश्न, उसकी मेरिट बनती थी। लेकिन वर्तमान में जो पैटर्न है उसमें आपके दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर जो अनिवार्य है और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का, दोनों के योग से मेरिट बनती है। और आप मान के चलें कि दोनों के योग से मेरिट बनती है। अगर आपके 65 से 70% बनते हैं तो आपका नेट जीआरएफ में होता है मोटे रूप में, और आपके अगर 55 के लगभग बनते हैं, 55 से 60 के बीच में, तो आपकी नेट उत्तीर्ण हो जाती है, लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ध्यान ये देना है, अगर आपको हायर एजुकेशन में आना है, आपको उच्च शिक्षा में आकर के देश के लिए कुछ करना है, तो आपको ऊंचे सपने रखने चाहिए और उन सपनों को साकार करने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होकर के इसकी तैयारी करनी चाहिए। एक उच्च शिक्षा में आने का एक अच्छा मौका है, अवसर है। और यह परीक्षा प्राय भारत के सभी राज्यों में बड़े बड़े जो शहर है, मुख्य जो शहर है, वहां आयोजित होती है ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से आप नेट परीक्षा के संबंध में आप सामान्य जानकारी आपको बताई। अब जो सेट की बात है वो कॉमन बात है कि राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा है, प्रत्येक राज्य में जो है अलग अलग समय में होती है। और यह प्राय राजस्थान की अगर हम बात करें तो जब महाविद्यालय की सहायक आचार्य की भर्ती आती है उससे थोड़ा पहले जो है राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है। और अब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज व्याख्याता, या जिसे हम वर्तमान में सहायक आचार्य कहते हैं, सहायक आचार्य की विज्ञप्ति अति शीघ्र निकलने वाली है। और आप जो है अगर नेट नहीं है तो उसकी अच्छी तैयारी करें, ताकि आप जो है उच्च शिक्षा में भी अपना जो है कदम रख सके और अपना सहयोग दे सके। तो ये था नेट जेआरएफ के संबंध में सामान्य बात। और इसमें हमने जो है नेट जेआरएफ के संबंध में बताया कि पात्र कौन होते हैं, आयु सीमा क्या है, परीक्षा कब कब होती है, किस मोड पे होती है, परीक्षा पद्धति क्या है, वर्तमान में जो चल रही है वो क्या है,
उस संबंध में बात की। और उसके बाद में उच्च शिक्षा में यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 में आया है उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है। 2021 के बाद में आने वाली भर्तियों में पीएचडी अनिवार्य होगी। सहायक आचार्य की भर्ती अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग मानदंड होते हैं। कहीं कहीं सीधा साक्षात्कार होता है, कहीं कहीं स्क्रीनिंग के लिए एग्जाम भी आयोजित करवाया जाता है। सबके अलग अलग मानदंड होते हैं और राज्य स्तरीय जो महाविद्यालयों में जो परीक्षाएं होती है वहां भी थोड़े बहुत अंतर के साथ जो है चयन का आधार होता है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा जो वीडियो था ये नेट जेआरएफ की सामान्य जानकारी से संबंधित था। अब हम बात करेंगे नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र की। सभी विषयों के लिए कॉमन होता है और आपको बताया कि फर्स्ट पेपर में कुल 10 यूनिट होती है। यूनिट कौन सी है वो आपको जो है बता दें। और इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 100 अंकों का होता है, यानी एक प्रश्न 2 अंक का होता है और कुल 50 प्रश्न 100 अंकों के। और इस प्रश्न पत्र के साथ जो आपका सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है वो 200 अंकों का होता है। इन दोनों प्रश्न पत्रों की मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पे जो है आपका चयन होता है। अगर आपके 65% के लगभग है तो आपका जीआरएफ में हो जाता है और आपके 55 के लगभग होते हैं तो आपका नेट उत्तीर्ण मोटे रूप में हो जाता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक्स है इनके बारे में बात करें। फर्स्ट पेपर में आपको बताया 10 यूनिट होती है। पहली यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, यानी शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी है शोध अभिवृत्ति, यानी आप शोध क्यों करना चाहते हैं, शोध में नैतिकता हो, शोध के कौन कौन से मानदंड है। और फिर तीसरी है बोध से संबंधित और इसमें आपके लिए एक गद्यांश पूछा जाता है। उस गद्यांश के अंदर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको गद्यांश पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। विकल्प सामने होते हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। लेकिन ध्यान देना, गद्यांश भी उच्च स्तर का होता है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप अच्छा सा अभ्यास करें तो इसमें आपके जो 5 प्रश्न है 5 ही सही हो सकते हैं। संप्रेषण, संप्रेषण के अंदर आपके जो है संप्रेषण के कौन से माध्यम है और किस प्रकार से सफल संप्रेषण हो सकता है इसको देखना है। और गणितीय तर्क व अभिवृत्ति ये आपके लिए प्रैक्टिस की बात है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें अच्छे अंक लाएंगे। युक्ति युक्त तर्क, इसमें तार्किकता के आधार पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े दिए जाते हैं, उनकी आपको व्याख्या करनी होती है, किस तरह के आंकड़े और उनको जो है कैसे आप सोल्व करेंगे। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसमें जो है आपके इंटरनेट से संबंधित जो टेक्नोलॉजी आईसीटी से हम कहते हैं उससे संबंधित जो है आपके पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। और मानव विकास पर्यावरण, इसमें आपके एनवायरमेंट से संबंधित पूछे जाते हैं कि विकास ऐसा हो जिसमें पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। तो इसमें पर्यावरण से संबंधित क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, पर्यावरण को हम शुद्ध कैसे रख सकते हैं और कौन कौन सी संस्थाएं पर्यावरण पे काम कर रही है। और फिर उच्च शिक्षा प्रणाली में भारत में उच्च शिक्षा के लिए कौन कौन से आयोग बने और उच्च शिक्षा में क्या इनोवेशन हो रहे हैं। तो इनको लेकर के आपकी जो है पहला जो फर्स्ट पेपर है उसमें कुल 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आप अच्छी तैयारी करें क्योंकि पहले इस फर्स्ट पेपर का वेटेज मात्र क्वालिफाई होता था। वर्तमान में जो है पैटर्न बदल गया है। वर्तमान में आपके फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर दोनों के अंकों के आधार पे जो है आपका चयन होता है। तो आपके चयन में इस पेपर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप इसमें अच्छे अंक लाते हैं और सेकंड पेपर में अच्छे अंक लाते हैं तो दोनों की मेरिट, दोनों के अंकों को मिलाकर के मेरिट बनती है। उसमें आपके अगर बहुत अच्छे अंक है तो आपका जीआरएफ में भी हो जाता है। तो इस तरह से आपके सामने ये फर्स्ट पेपर के लिए आप कोई सी गाइड, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज या आपके जो है अरिहंत की गाइड देख सकते हैं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है आप पुराने प्रश्न पत्र जो है देखें। पैटर्न अभी बदल गया है, इसको आपके अंतिम मेरिट में शामिल किया गया, लेकिन पहले क्वालिफाई था। लेकिन जो टॉपिक्स है वो आप पुराने प्रश्न पत्र जो है देख करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके अच्छे अंक आएंगे, संभावनाएं ज्यादा होगी क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। मेहनत का, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।
अब आपके यूजीसी नेट परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है। हिंदी का पेपर जो है 13 नवंबर को होगा। ये वीडियो कॉमन है फर्स्ट पेपर के लिए। हमने पहले तो बताया आपको नेट की सामान्य जानकारी, पात्रता, कौन पात्र है, परीक्षा कब होती है, परीक्षा पद्धति क्या है, उसका मार्किंग कैसे होता है, और नेट और जीआरएफ में अंतर क्या है, और उसके बाद में हमने फर्स्ट पेपर की कॉमन चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम जो है हिंदी विषय से संबंधित बात करेंगे। और आप नेट जीआरएफ, चाहे अगली नेट जीआरएफ की परीक्षा दें या आप एमए कर रहे हैं और नेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला हमारा जो होगा वो होगा सब्जेक्ट से संबंधित। तो इस तरह से आप अपना यूजीसी नेट या सेट जो है तैयार करें और तैयार करके उच्च शिक्षा में अपना जो है योगदान दें। धन्यवाद।